ना हो उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है जी। कांस्टेंट हर वो चीज होती है जो वक्त गुजरने के साथ चेंज ना हो या कंडीशन के चेंज होने से चेंज ना हो। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, याद है? स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है? कांस्टेंट है। मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। ये बातें सारी याद आ रही हैं आपको? ये कांस्टेंट है, ये वक्त गुजरने के साथ या किसी कंडीशन के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते। ये है कांस्टेंट। तो फिर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल की डेफिनेशन आप खुद सोच लें कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट चेंजेस, एनीथिंग दैट चेंजेस with a change in time और कंडीशन। हर वो चीज जो वक्त गुजरने के साथ या किसी कंडीशन के चेंज होने के साथ चेंज हो जाए उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन समझ आ गई है? एग्जाम्पल, हाइट। सोचे जरा, हाइट वक्त गुजरने के साथ चेंज होती है कि नहीं होती? एज के बारे में सोचें, वेट के बारे में सोचें, आई कलर के बारे में सोचें, टेम्परेचर के बारे में सोचें, स्पीड, मार्क्स, सैलरी। आई कलर कैसे वेरिएबल है? सोचो जरा, शाबाश। क्या आई कलर वेरिएबल है? शाबाश शाबाश शाबाश, सोचें। देखो, ये आई कलर वो वाला कलर नहीं है कि सुबह को मुंह उठा के उठे तो जनाब आंखें काली हुई पड़ी थी, शाम को पार्टी में जाना था, लेंस लगा लिए तो ब्लू हो गई, और इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है तो ग्रीन हो गई, स्नैपचैट पे जनाब फिल्टर लगाना है तो वो पर्पल हो गई। ये वो बात नहीं हो रही। ठीक है जी। यहां पे आई कलर का मतलब ये है कि क्या दुनिया में तमाम 6 अरब लोगों का, तमाम के तमाम 6 अरब लोगों की आईज का कलर सेम होता है? अगर तो आई कलर कांस्टेंट हो तो दुनिया में फिर सारे लोगों का आई कलर सेम होता। तो आई कलर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यहां पे सिर्फ टाइम की बात नहीं हो रही, कंडीशन की भी बात हो रही है कि बंदा चेंज करें तो क्या आई कलर चेंज होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। हाँ जी, वेरिएबल समझ आ गए सबको? वेरिएबल सबको क्लियर है? ओके जी। अब वेरिएबल की आगे दो टाइप्स हैं। वेरिएबल की आगे दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल पहले समझ लें क्या होता है जी। द वेरिएबल which don't which do not need any numerical value for its representation। वो वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू की जिसको जरूरत नहीं है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है नंबर। फॉर एग्जाम्पल लिख लें, आई कलर। क्या आई कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर की जरूरत है? बताएं जरा, शाबाश। क्या कभी किसी ने सुना जी उसका कलर 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है? ठीक है जी। तो आई कलर के लिए हम कलर यूज करते हैं कि ब्लैक है, ग्रे है, ब्राउन है या ब्लू है। कभी हमने नंबर यूज नहीं किया कि ये 2 नंबर ब्लू है या 3 नंबर ब्लू है।
ठीक हो गई, ये बात अपनी इसी तरह से याद रखनी है। या हम इस तरह से कह रहे हैं जी कि टेस्ट, घर में जनाब बिरयानी पकी है, तो टेस्ट भी क्या है, वेरिएबल है। बिरयानी पकी है तो हम कहते हैं जी मज़ेदार है, ठीक है जी, मज़ेदार है। कभी इसने कहा कि नहीं यार 2 नंबर टेस्ट है इसका, या 3 नंबर टेस्ट है, या 4 नंबर टेस्ट है। आप 2 नंबर क्या करो, देखें अम्मी से सीधी उड़ती हुई चप्पल आनी है आपके मुंह के ऊपर। यहां तक की बात समझ आ गई सबको? हाँ जी। क्या पॉइंट है यहाँ पे कि भाई टेस्ट के लिए कभी हमने नंबर यूज नहीं किए, आई कलर के लिए कभी हमने नंबर यूज नहीं किए। इवन के करेक्टर, अगर किसी बंदे के करेक्टर के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए भी हम कभी नंबर यूज नहीं करते। हम वो कहते हैं कि बस यार ये गुड बंदा है, ये एवरेज बंदा है, ये बैड बंदा है, इस तरह की बातें करते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि वो 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर है। ठीक है जी, ये बात समझ आनी है आपको कि भाई करेक्टर भी वेरिएबल है, टेस्ट भी वेरिएबल है, आई कलर भी वेरिएबल है, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है, द वेरिएबल विच डू नॉट नीड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। ओके जी, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है जी, द वेरिएबल which require for its representation is called quantitative variable। ठीक है जी, ऐसा वेरिएबल जो जिसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत हो, रिक्वायर करता हो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज। ठीक है जी, एज कभी आपने सुना है कि यार वो छोटा है, वो बड़ा है, छोटा कह दे या बड़ा कह दे तो क्या मतलब समझ आ जाती है वो कितना छोटा है कितना बड़ा? कभी बात समझ नहीं आएगी एज के बारे में जब तक नंबर यूज नहीं करेंगे कि 2 साल या 3 साल या 4 साल। ठीक है जी, वो जी वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा क्या मुराद है, या वो बहुत बड़ा है, भाई बहुत बड़ा से क्या मुराद है, नंबर बताओ कितने साल बड़ा है कितने साल छोटा है। ठीक है जी, अगर बात करें जी मार्क्स के, एक बच्चे के टेस्ट में मार्क्स आए हैं जी, वो कह रहा है जी यार मेरे कम मार्क्स आए हैं, दूसरा कहता है यार मेरे तुमसे तो ज्यादा नंबर आए हैं। तो समझ आ जाएगी कितने ज्यादा नंबर हैं कितने कम नंबर हैं? कभी समझ नहीं आएगी जब तक आप नंबर यूज ना करोगे कि मेरे 3 नंबर ज्यादा आए हैं, दूसरा कहेगा जी मेरे 2 नंबर कम आए हैं। तो जब तक नंबर यूज नहीं करेंगे तब तक पॉइंट समझ नहीं आना। ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है आपने। तो एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, मार्क्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, हाइट क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है जी, सैलरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, नंबर ऑफ चेयर्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, शूज साइज, कॉलर साइज। ये बात समझ आ रही है जी? ठीक हो गया जी, चले जी, वेरी गुड। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आगे 2 कैटेगरीज हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल। एक है जी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और एक है डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, द वेरिएबल which can exist on any numerical value। मतलब आप कोई भी वैल्यू सोचें, उस वैल्यू पे वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बंदे की एज के बारे में कहूँ बात कि वो फलां बंदे की एज 21.326 ईयर है,
तो ये 21.3 to 6 ईयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताएं। नहीं हो सकता। आपको पता ना चाहिए, एज तो एज में तो इजाफा एक एक सेकंड का होता है, एक एक सेकंड ऐड होता है आपका तो साल बनता है, एक एक सेकंड। तो एज किसी भी फ्रैक्शन में हो सकती है, हाइट किसी भी फ्रैक्शन में हो सकती है, 5 फुट 11 इंच हो सकता है कि नहीं हो सकता। स्पीड 42.13 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। एज, हाइट, स्पीड, इवन के टेम्परेचर अगर एक्यूरेट मेजर करेंगे ना, बहुत बारीक, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्या कहते हैं थर्मामीटर से, तो हो सकता है वो आपको टेम्परेचर के बारे में बता दे दी कि आज 17.23 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब फ्रैक्शन के बाद भी आपको वैल्यू बता दे। ये बात समझ आ रही है जी? ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। और डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल, द वेरिएबल which can exist, which can only exist on specific values, not all values। ऐसा वेरिएबल जो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे एग्जिस्ट करता हो, सारी वैल्यू पे एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स या तो 19 होंगे या 20 होंगे, 19.25 स्टूडेंट हो सकते हैं, बताएं नहीं जरा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 19.25 नहीं हो सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि सर वो फलां बंदे की टांगे काम नहीं करती तो यार 0.25 तो वो बंदा काउंट कर ले, कि सर वो इसकी 2 टांगे कोई नहीं है, एक हाथ कोई नहीं है, तो 0.25 का बंदा तो बन ही जाता है ना भाई। वो बचाए उसका सब कुछ कट जाए फिर भी वो बंदा एक ही काउंट होगा। मतलब एक बंदा है उसकी आंख नहीं है एक, तो हम कह सकते हैं कि वो आधा बंदा नहीं है। ठीक है जी, तो लिहाजा इसका मतलब है स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अच्छा, आगे बात करते हैं। सोचो जरा, कॉलर साइज की बात करो। जो हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट, क्या हर तरह का साइज मिल जाता है मार्केट से हमको कॉलर साइज? ठीक है जी, क्या आपको लगता है 14.23 इंच का कॉलर साइज मिल जाएगा? बताएं शाबाश। नहीं। ठीक है, आपको या तो मार्केट से मिलेगा 14 का, या 14.5 का, या 15 का। 14.7 का नहीं मिल सकता, 14.8 का नहीं मिल सकता, 14.9 का नहीं मिल सकता। ठीक हो गया। तो स्पेसिफिक नंबर पे आपको कॉलर साइज मिलता है, हर तरह का कॉलर साइज नहीं मिलता। इसी तरह से जरा सोचें, शू साइज, मार्केट से आपको जूता मिलेगा, शू साइज आपको मिल जाएगा कितने का? 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का जूता मिल जाएगा, ऐसी है। क्या कभी किसी ने 7.7 इंच का जूता देखा? ठीक है जी, तो आपको स्पेसिफिक साइज के जूते मिलेंगे मार्केट से। ठीक है जी, अगर कोई गलत हरकत करोगे घर के अंदर तो आपको हर साइज का जूता मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये बातें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ध्यान से, घर में अगर मोबाइल यूज करना हो तो बड़ी मेहरबानी वॉशरूम में जाके यूज किया करें, कमरे में किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। ठीक है जी, ओके जी। होपफुली आपको ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल क्लियर हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी आपको क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी, वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये भी क्लियर हो गया। वेरिएबल, कांस्टेंट, ये भी क्लियर हो गया। यहां तक की बातें समझ आ गई है जी? अच्छा जी, अब देखते हैं कि आपकी बुक में कौन कौन से सवाल है। ये देखें जरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, आपके पेज नंबर 245 पे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये क्लियर हो गया आपको? ये पेज नंबर 245 पे
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल समझ आ गया जी, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। क्वालिटेटिव वेरिएबल ये आपको समझ आ जाने चाहिए। वो कहता है जी क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये आपने पढ़ लेने हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा, रॉ एंड एग्रीगेटेड डाटा, पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अगला पॉइंट है जी डाटा कलेक्शन। हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि 4 काम करने होते हैं, याद होगा, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन याद करें। ये याद है जी, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया जी। तो कलेक्शन की बात हो रही है कि डाटा जब कलेक्ट करते हैं ना, तो कलेक्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो डाटा कलेक्ट करने के तरीके आपकी बुक में टोटल ये लिखे हुए हैं। पहला है जी पोस्टल क्वेश्चनेयर। पोस्ट कर दें आप, मतलब एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, उसने कराची से डाटा फिल करवाना है, तो लाहौर से कराची खुद नहीं जाएगा। लाहौर से कराची जाने का जो 2,000 रुपया खर्चा होता है उसका वो पिज़्ज़ा खा लेगा। ठीक हो गया। और कराची जो बंदा बैठा हुआ है उसको वो क्या करेगा, एक 20 रुपये या 10 रुपये की कॉपी करवा के, फोटो कॉपी, और उसको फॉर्म फिल कर देगा, भेज देगा कराची वालों को, उसको कह दी कंप्लीट कर दे। ठीक है जी। तो वो लाहौर से कराची जाने की बजाय 2,000 रुपया 3,000 रुपया बचाए, घूमे फिरे, एम्पोरियम मॉल में जाए, याशी करे थोड़ी सी, और इस बंदे को, जिस बंदे से कराची से डाटा लेना, उसको एक फॉर्म भेज दे, उसको कह यार फिल कर दो, गूगल फॉर्म भेज दे। यहाँ तक की बात समझ लगी है। तो ये कौन सा तरीका है डाटा कलेक्ट करने का, पोस्टल क्वेश्चनेयर। लेकिन वो कहते हैं इसका नुकसान है। नुकसान क्या है, लो रिस्पॉन्स। कराची वाला बंदा भी बड़ा तेज है, वो कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में काम करूंगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, लो होगा। फिर रिस्पॉन्स बाइएस भी हो सकता है, उसमें जानिबदारी भी हो सकती है। मुंह पे बैठ के आपसे झूठ बोलने की ट्राई करेगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन पेपर में जो मर्जी लिख दे, पेपर में आप पकड़ नहीं सकते वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको। और अगला पॉइंट है कैन नॉट अमेंड। वो एक दफा उसने बात लिख दी तो वो चेंज नहीं हो सकती। ये जो है गवर्नमेंट करती होती है मर्दमशुमारी। पार्टिसिपेशन माइट बी ए लीगल रिक्वायरमेंट। इसमें पार्टिसिपेट करना जो है ना, लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है। मतलब होता यह है कि फर्ज करें जी, कोई क्या कहते हैं, एक फैमिली है, वो लाहौर में रहती है, और उसके पास मर्दमशुमारी वाले आते हैं। वो कहते हैं बताओ जी आपके घर में बच्चे कितने हैं, और वो कहते हैं जी हम क्यों बताएं, आप होते कौन है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। ठीक है जी। तो वो नहीं बताते। तो पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं बताओगे ना, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है जी, नेशनल सेंसस में वो कहता है पार्टिसिपेशन माइट बी लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है। आप नहीं बताएंगे तो फिर भाई जेल में जाएंगे। बट इट जनरेट्स ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा। 22 करोड़ लोगों के बच्चे काउंट करने हैं आपने। ठीक है जी। तो 22 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा करना है आपने, तो ये बहुत ह्यूज डाटा होगा, विच कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू प्रेस। तो इस डाटा को इकट्ठा करने में, प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कई महीने कई साल लग जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बात याद रखना कि नेशनल सेंसस जो होती है, मर्दमशुमारी, ये लॉ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें आपने 22 करोड़ लोगों की सैलरी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम, वो उनमें से कौन एग्रीकल्चर के साथ अटैच है, कौन क्या करता है, छोटे बच्चे कितने हैं, एज क्या है, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, सब कुछ डाटा इकट्ठा करना है। तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी टीचर होते हैं वो शामिल होते हैं मर्दमशुमारी की टीमों में। ठीक हो गया। और अगर कोई हाई सिक्योरिटी रिस्क हो, या मतलब कोई ऐसा इलाका जहाँ पे खतरे हैं थोड़े से, तो वहाँ पे आर्मी भी साथ डिप्लॉय हो जा रही है। जिस तरह से पोलियो की टीमें जब जाती हैं वजीरिस्तान में, तो वहाँ पे आर्मी की टीमें भी जाती हैं। ठीक है जी। तो दूसरा जो तरीका है वो नेशनल सेंसस का तरीका है। तीसरा तरीका क्या है जी, पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपने एक बंदे से डाटा लेना है,
वो भी लाहौर का है, आप भी लाहौर के हैं, तो आप पर्सनल इंटरव्यू से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। कहते हैं ये एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली आपको वहां पे जाना पड़ेगा, उस बंदे के पास जाना पड़ेगा। आप उस बंदे के पास जाएंगे तो ही डाटा मिलेगा, एक्सपेंसिव है, नीड स्किल इंटरव्यूअर। और आपको सवाल करना आना चाहिए। अगर आपको सवाल नहीं करना आता, आपको क्वेश्चंस का नहीं पता आपने कैसे पूछने हैं, तो आप सही डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। तो तीसरा जो तरीका है वो है पर्सनल इंटरव्यू। चौथा है जी टेलीफोन इंटरव्यू। वंस अगेन आप लाहौर बैठे हुए हैं, आपने कराची से किसी बंदे से कोई डाटा लेना है, तो आप एक तरीका तो ये था कि आप क्वेश्चनर भेज दें, लेकिन उसमें वो जो बात लिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो लिखे। आप दूसरा तरीका क्या है, आप उसको कॉल कर लें। ठीक है जी, कॉल कर लें तो उसमें क्या हो जाएगा, वो फोन उठाने से इनकार कर देगा। मैक्सिमम ये हो सकता है ना, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक हो गया, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पे जो एक दफा लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे आप उसकी आवाज सुन के आइडिया लगा सकते हैं कि अगर तो वो अड़ अड़ के बोल रहा है ना, इसका मतलब है वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन आपके सामने लाइव बोल रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन ऊपर पोस्टल क्वेश्चनेयर में जो है, एक दफा उसने बात लिख ली तो आप उसको रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते कि वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है। फोन करते वक्त आप पता कर सकते हैं उस बंदे से, उसके बात करने के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो दिल से बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगला जो तरीका है डाटा कलेक्ट करने का वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि फर्ज करें जी, सीएम पंजाब साहब चेक करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल के इंतजाम ठीक हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सीएम साहब ने किसी हॉस्पिटल को चेक करना है, तो क्या वो उसके हॉस्पिटल के एमडी को फोन करेगा? बताएं जरा। वो सीएम साहब ने अगर हॉस्पिटल का पता करना होगा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या सफाई का ख्याल रखा हुआ है, पेशेंट को जलील तो नहीं किया जा रहा, तो क्या सीएम साहब एमडी साहब को फोन करें या उसको चिट्ठी डाल दें या एमडी का इंटरव्यू करें? तो बात समझ आ जाएगी। या एमडी को टेलीफोन करें, क्या करें एमडी सीएम साहब हॉस्पिटल के बारे में वो चेक करना चाहता है काम सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी। डेफिनेटली वो क्या करेगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि उसने जाके कुछ डाटा रिकॉर्ड नहीं करना, खुद जाके अपनी नजरों से देखेगा चीजों को, वहां से वॉक थ्रू करते करते चलते चलते इस चीजों को ऑब्जर्व करेगा। वो भी तरीका होता है डाटा कलेक्ट करने का, जो अपनी आंखों से वो देखेगा। उसने कहीं पे कुछ नहीं लिखा, लिखा उसने कुछ नहीं है, किसी से फोन नहीं किया, किसी से डाटा नहीं मांगा, कोई फॉर्म फिल नहीं करवाया, खुद उसने अपनी नजरों से जो चीज ऑब्जर्व की है वो भी डाटा कलेक्शन है, वो भी तरीका भी डाटा कलेक्शन का तरीका है। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है। अब इसके ऊपर जो सवाल आ सकता है वो ये है कि भाई डाटा कलेक्शन के मेथड कितने हैं, हाउ मैनी मेथड्स। तो पहला सवाल तो आपको ये आ सकता है कि डाटा कलेक्शन के मेथड कितने हैं, तो बताएं कितने मेथड हैं जी, बताएं बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। डाटा कलेक्शन के मेथड कितने हैं जी? पहला सवाल आपको ये आ सकता है पेपर में, ये याद रखना 5 मेथड हैं। अब दूसरा सवाल ये आ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मेथड या इनकरेक्ट मेथड। इन 5 में से एक आधा मेथड वो गलत करके दे देगा, तो वो आप फाइंड कर लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये पांचों के पांचों मेथड आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सवाल ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन मेथड इज इनकरेक्ट, मतलब इन 5 के अलावा कोई एक आधा मतलब 4 में से 3 ये होंगे, एक कोई और होगा। तो अगर आपको ये पांचों क्लियर होंगे ना, तो आपको ये और आ जाएगा, तो पकड़ा जाएगा कि ये वाला तो नहीं था, हमने पढ़ा हुआ। बात समझ आएगी कि नहीं? तो ये 5 मेथड आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि चैप्टर नंबर 11 में डाटा कलेक्शन के 5 मेथड हैं। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। बाकी इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।